गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू इन डीएनए बायोलॉजी क्लासेस। मैं व्योम कुमार आप सभी का डीएनए बायोलॉजी क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम लोग 12th क्लास का जो पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन, जो पहला चैप्टर है हमारा, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहले पढ़ेंगे कि कौन कौन सा चीज़ हम लोग को पढ़ना है उस चैप्टर के अंदर, वो हम लोग पढ़ेंगे आज के वीडियो में। तो ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए, जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे चैनल डीएनए बायोलॉजी क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलें। सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तो आते हैं हम लोग आज के टॉपिक पे, अपने टॉपिक पे। हमको कौन सा चैप्टर पढ़ना है? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। क्या पढ़ना है? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल, द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन इज क्लियर बाय देयर नेम, रिप्रोडक्शन। री का मतलब होता है अगेन, प्रोडक्शन मतलब टू प्रोड्यूस अगेन प्रोडक्शन ऑफ सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म या सेम काइंड ऑफ थिंग is called reproduction. Here we can talk about the organism, so we say that the again production of same kind of organism is called reproduction. अब आते हैं कि हम लोग को इस रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर जो है उसके अंदर कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो हम एक साइड में जो टॉपिक हमको पढ़ना है आज की क्लास में पढ़ेंगे एक्सेप्ट वेजिटेटिव प्रोपागेशन, क्योंकि एक क्लास वेजिटेटिव प्रोपागेशन में अलग से लगता है। उस चीज को हम लोग यहाँ लिखे हैं। पहला हम लोग पढ़ेंगे लाइफ स्पेन के बारे में। लाइफ स्पेन का मतलब होता है जीवन अवधि। मतलब जीवन अवधि का मतलब है कि जो अलग अलग जीव अलग अलग समय तक इस धरती पे जीवित रहते हैं, तो उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि लाइफ स्पेन क्या है हमारा, किसका लाइफ स्पेन कितना है, लाइफ स्पेन किस चीज पे डिपेंड करता है, ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, क्यों जरूरत है, क्या कारण है रिप्रोडक्शन का, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, कितने प्रकार के होते हैं रिप्रोडक्शन का कौन कौन सा प्रकार है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसी के अंदर जो एक टाइप है रिप्रोडक्शन का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके बारे में आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है और कितने तरह के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। अब आते हैं हम लोग, आप उसमें पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन सा। बाइनरी फिजन, मतलब कि कैसे बाइनरी फिजन के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है, कैसे मल्टीपल फिजन के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है, क्या होता है बाइनरी फिजन, क्या होता है मल्टीपल फिजन। उसके बाद प्लाज्मोटोमी क्या है, बर्डिंग क्या है, टोरुलेशन क्या है, स्पोर फॉर्मेशन क्या है, फ्रेगमेंटेशन क्या है, रीजेनरेशन क्या है एंड वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या है। इसके बारे में हम लोग अलग अलग डिटेल में स्टडी करेंगे इस वीडियो में। हम लोग इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, एक वेजिटेटिव प्रोपागेशन को छोड़कर, क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपागेशन एक अलग एक दिन का टॉपिक है। अब आते हैं हम लोग पहला टॉपिक जो हमारा है लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन क्या है भाई? बात आती है लाइफ स्पेन का, जीवन चक्र। इसको हम लोग कहते हैं जीवन चक्र या जीवन अवधि। देखिए एक चीज क्या है कि ऑनलाइन क्लास में टाइम लिमिट थोड़ा कम होता है। टाइम लिमिट तो नहीं होता है, लेकिन टाइम के अभाव में हम लोग सब कुछ बोर्ड पे नहीं लिख पाते हैं। इसीलिए नोट्स बनाने के लिए क्या करना है कि जब हम बोले डेफिनेशन को तो वीडियो पॉज करना है, कॉपी पेन लेके बैठना है और जब वीडियो पॉज करके जो हम बोले उसको लिख लेना है। ठीक है, तो आते हैं सबसे पहला चैप्टर हमारा, जो टॉपिक हमारा है लाइफ स्पेन, जीवन अवधि क्या है। हम लोग देखते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म है जो 40 साल में मर जाता है, कोई ऑर्गेनिज्म है जो 50 साल में मरता है, कोई प्लांट है जो 200 साल 300 साल जीवित रहता है। जैसे अभी लोग का कहना है कि बोध गया में जो बोधि वृक्ष है वो 7000 साल पुराना है। तो इस तरह का कुछ जो बात है वो जीवन अवधि के कारण ही लोग कहता है। किसका जीवन अवधि क्या है,
किस पे डिपेंड करता है? तो हम लोग आते हैं जीवन अवधि क्या है, तो उसका डिफिनीशन क्या है लाइफ स्पेन का? द टाइम फ्रॉम द बर्थ टू द नेचुरल डेथ, द टाइम फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ इज कॉल्ड लाइफ स्पेन। मतलब जीवन से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक, प्राकृतिक तौर पर मृत्यु तक, आकस्मिक मृत्यु जीवन चक्र में नहीं आता है। अब जैसे कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, मर गया, तो उसका जीवन चक्र अगर वो 10 साल में मर गया तो उसका जीवन चक्र 10 साल का नहीं गिना जाएगा। तो लाइफ स्पेन इज द टाइम फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ इज कॉल्ड लाइफ स्पेन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब क्या होता है कि लाइफ स्पेन हम लोग एक ऑर्गेनिज्म से डिसाइड नहीं करते हैं, पॉपुलेशन का जो लाइफ स्पेन है उसका एवरेज देख के हम लोग उसको डिसाइड करते हैं। अब एक चीज आता है कि क्या लाइफ स्पेन एक दिन का होता है, 1000 साल का होता है, 10 दिन का होता है? तो वेरीज फ्रॉम, लाइफ स्पेन इज वेरीज फ्रॉम 1 डे टू 1000 ऑफ ईयर। ये एक दिन का भी हो सकता है या हजारों हजार साल का भी हो सकता है। दूसरा, लाइफ स्पेन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी। लाइफ स्पेन जो है वो साइज और कॉम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड नहीं करता है। इसका सीधा सीधा उदाहरण हमारा जो कौवा और तोता है। कौवा और तोता दोनों का साइज भी लगभग सेम है और कॉम्प्लेक्सिटी भी सेम है। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब हम लोग 11th क्लास में पढ़े होंगे कि वो जो डिफरेंट टाइप का ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो प्लेटीहेलमिन्थेस है, इकाइनोडर्माटा है, सेलेंट्रेटा है, ये सब हमारा ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो उसके अंदर जब ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता है तो उसका कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ता है। तो हम लोग देखते हैं कि क्राउ एंड पैरोट आर ऑफ अ सेम साइज एंड सेम कॉम्प्लेक्सिटी, बट द लाइफ स्पेन ऑफ crow is 15 year and the parrot is 140 year। क्या होता है? 140 साल तक भी जिंदा रहता है कौन? तोता। और कौवा 15 साल तक। तो देख रहे हैं कि जिसका साइज भी सेम है, कॉम्प्लेक्सिटी भी सेम है, तब भी उसका जो हमारा लाइफ स्पेन है वो अलग अलग है, वो एक दूसरे पे वेरी कर रहा है। तो इससे ये निकल के आता है कि लाइफ स्पेन इज नॉन डिपेंडेंट ऑन साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी। नेक्स्ट आता है जनरली लाइफ स्पेन ऑफ प्लांट इज मोर देन एनिमल। ये देख रहे होंगे आप कि कोई बनियान ट्री है वो 100 साल तक उसी तरह जीवित है, लेकिन आदमी कम दिन के लिए जीवित है। इसीलिए यहाँ जनरली लाइफ स्पेन जो होता है प्लांट का ज्यादा होता है और एनिमल का कम होता है। डेथ ऑफ, ये जो हमारा लोक है जहां लोग जन्म लिया है उसको हम लोग कहते हैं कि मृत्यु लोक है। जो जन्म लिया है उसको मरना निश्चित है। तो वही लिखे हैं कि डेथ ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म इज सर्टेन एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये क्यों लिखे हैं भाई एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म? एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि भाई सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आर इमॉर्टल। सर आप कह रहे हैं कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म नहीं मरता है, क्यों नहीं मरता है? तो देखते हैं क्या कि ये हमारा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। इसमें क्या होगा? ग्रोथ होगा, ये बड़ा होगा और यही सेल इसके 2 हाफ्स में डिवाइड कर जाएंगे। तो क्या कुछ इसका बचा जो मर के अवशेष रह जाए? हम लोग मरते हैं तो हम लोग के अंदर जो सोमैटिक पार्ट है, जैसे हाथ है, मुंह है, नाक है, कान है, आंख है, बॉडी है, ये हमारे लिए सोमैटिक पार्ट जो लेफ्ट बच जाता है कुछ अवशेष मरने के बाद। लेकिन क्या सिंगल सेल में जो ये सेल था उसका कुछ अवशेष बचा? नहीं बचा। यही सेल अपने 2 हाफ्स में डिवाइड कर गया। उसीलिए कहते हैं कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आर इमॉर्टल बिकॉज दे कैन ग्रो एंड फॉलोड बाय अ डिवीजन एंड फॉर्म two new daughter cell. The parent cell are divided in 2 new daughter cell. There is no rest anything for death. मरने के लिए कुछ इसमें बचा नहीं रहता है। हम लोगों ने अभी तक इसमें क्या क्या पढ़ा? लाइफ स्पेन। क्या है लाइफ स्पेन? जीवन चक्र। एक बार पूरा का रिवाइज कर लेते हैं, नोट्स बना लीजिए आप लोग। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द
नेचुरल डेथ इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। जन्म से लेकर मृत्यु तक के, प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को हम लोग जीवन चक्र या जीवन अवधि कहते हैं। उसके बाद ये जो है वो 1 साल से हजारों हजार साल तक वैरीज कर सकता है। दूसरा कि लाइफ स्पेन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जो जीवन चक्र है वो बॉडी के कॉम्प्लेक्सिटी पे या बॉडी के साइज पे डिपेंड नहीं करता है। जस्ट एग्जांपल फॉर क्राउ एंड पैरोट, क्रो एंड पैरोट, द size and the complexity of crow and parrot is same, but their lifespan of crow is 15 years and the parrot is more than 100 years, approx 140-150 years. Then the size and complexity is same, but the lifespan is varies. Then death of every organism is certain, means every organism have the characteristics of death, but except single cell organism. Why? Then one question arises in mind is why single cell organism are immortal? Because the single cell organism are firstly grow and then followed by the division, and it can make their own body in 2 halves. Then there is no rest for the death. हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे लाइफ स्पेन के बारे में। लाइफ स्पेन अभी हम लोग देखें कि लाइफ स्पेन क्या होता है, जीवन अवधि क्या होता है, किस चीज पे वो डिपेंड करता है, किस चीज पे डिपेंड नहीं करता है। तो और उसके बाद हम लोगों को एक टॉपिक पढ़ना था इसी चैप्टर के अंदर जिसको हम लोग बोले थे रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जिसका हिंदी मीनिंग होता है प्रजनन। देखिए नाम से ही क्लियर है, री एंड प्रोडक्शन, अगेन प्रोडक्शन ऑफ सेम थिंग या सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। हिंदी में देखें हम लोग तो इसका मतलब होता है कि प्रजनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम लोग अपने ही तरह के किसी खास या किसी ऑर्गेनिज्म को उत्पन्न करते हैं या कोई संतति उत्पन्न होता है, उसको हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्शन। तो देखते हैं इसका डिफिनीशन, द प्रोसेस बाय विच न्यू ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस विच इज मोर और लेस सिमिलर टू देयर पेरेंट। क्या देखें कि द प्रोसेस बाय विच न्यू ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस एंड द ऑफस्प्रिंग आर मोर और लेस सिमिलर टू देयर पेरेंट। ये हमारा क्या हुआ, डिफिनीशन हुआ कि मतलब कि रिप्रोडक्शन इज ए प्रोसेस इन विच ए न्यू टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक नया तरह का ऑर्गेनिज्म बनेगा जो कि अपने पेरेंट से, अपने जो पेरेंट्स हैं जिसके द्वारा उत्पन्न हो रहा है उससे थोड़ा या ज्यादा, मोर और लेस, कम या ज्यादा सिमिलर होगा। अब आते हैं, कहते हैं कि इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, मतलब रिप्रोडक्शन इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि ये लगभग सभी ऑर्गेनिज्म में देखे जाते हैं। अगर एक्सेप्शन छोड़ दिया जाए, जैसे कि कुछ स्टेराइल कपल हुए, हमारे म्यूल्स हुए, एक वर्कर हनी भी हुआ, इसको छोड़ दिया जाए तो हर प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें रिप्रोडक्शन होता ही होता है। तो जब सभी में होता है तो हम कह सकते हैं कि इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑफ एन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। एक्सेप्शन इज द स्टेराइल कपल, द वर्कर हनी बी एंड म्यूल्स, एंड मेनी अदर एक्सेप्शन इज ऑल्सो प्रेजेंट। Then next, the reproduction enable us the continuity of generation after generation, continuity of species generation after generation। हम लोग कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन ही वो ऐसा प्रोसेस है जो इस धरती पे उस ऑर्गेनिज्म का जो कंटिन्यूटी है वो मेंटेन किए हुए है, उस स्पेसीज का जो कंटिन्यूटी है वो मेंटेन किए हुए है। अगर रिप्रोडक्शन प्रोसेस खत्म हो जाए या जिस स्पेसीज में रिप्रोडक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं हो, रिप्रोडक्शन नहीं हो, वो स्पेसीज एक्सटिंक्ट हो जाएगा, इस धरती से विलुप्त हो जाएगा। वो हुआ एक। हम लोग देखते हैं, पहले भी हम लोगों ने पढ़ा है कि रिप्रोडक्शन जो है बहुत तरह के होते हैं।
दो तरह का जनरली हम लोग को पढ़ना है, तो वो हम लोग देखते हैं कि अलग अलग स्पेसीज में अलग अलग टाइप से रिप्रोडक्शन होता है, अलग अलग प्रक्रिया होती है रिप्रोडक्शन के। वो क्यों होता है? Why the process of reproduction is varies according to their organism? Then the answer is the type of reproduction depend on the size, complexity, physiology and habitat. The all favors the reproduction. The size of an organism, the complexity of an organism, physiology and of an organism and habitat it also determine the type of reproduction, which type of reproduction is occur. Then according to this there are two type of reproduction which we can study in this chapter. One is asexual reproduction and another one is a sexual reproduction. हाँ, तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे क्या? रिप्रोडक्शन हम लोग पढ़े थे दो टाइप का, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम लोग को डिटेल्स में अब क्या पढ़ना है? दोनों पढ़ना है। दोनों में पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके बारे में उसका टाइप पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद अगले क्लास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आते हैं हम लोग ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? तो द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व एंड गैमेट इज यूजुअली इन्वॉल्व, या कह सकते हैं कि गैमेट इज मे और मे नॉट बी इन्वॉल्व, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, एक्सेप्शन में होता है, जनरली गैमेट इन्वॉल्व नहीं होता है, गैमेट फॉर्म भी नहीं होता है। क्या पढ़े हम लोग? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच द ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व एंड गैमेट इज मे और मे नॉट बी इन्वॉल्व। एक और तरह से डिफिनेशन हम लोग क्या कर सकते हैं? द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन through which offspring are produced by single parent without the formation and fusion of gamete is called asexual reproduction. तो हम लोग क्या पढ़ लिए? asexual reproduction क्या होता है कि उस तरह का रिप्रोडक्शन जिसमें एक ही तरह का एक ही पेरेंट इन्वॉल्व हो और गैमेट जो हो इन्वॉल्व हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। हम लोगों ने क्या पढ़ा? रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है कि कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। जैसे पहला हम लोग लिखे हैं यूनिपेरेंटल। यूनि मतलब एक, पेरेंटल मतलब पेरेंट, देयर आर ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व। दूसरा हम लोग लिखे हैं, हम तो लिखे कि गैमेट इज मे और मे नॉट बी इन्वॉल्व, बट यूजुअली गैमेट इज यूजुअली नॉट इन्वॉल्व होता है, जनरली गैमेट इन्वॉल्व होता ही नहीं है, इसीलिए हम लोगों ने यहां लिख दिया है कि गैमेट इज मे और मे नॉट बी इन्वॉल्व। दूसरा, उसका जो ऑफस्प्रिंग बनता है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो प्रोड्यूस होते हैं ऑफस्प्रिंग, वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। और ऑफस्प्रिंग के जितने भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे, जैसे ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इससे मान लीजिए कि 3 ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ, तो ये जेनेटिकली अगर ये एन है तो ये भी एन होगा, ये भी एन होगा, ये भी एन होगा। मतलब ऑफस्प्रिंग आर जनरली आइडेंटिकल एंड ऑल्सो आइडेंटिकल विद देयर पेरेंट, मतलब अपने पेरेंट से भी आइडेंटिकल होंगे और जितने ऑफस्प्रिंग होंगे उनके भी आइडेंटिकल होंगे। तो उसके लिए एक हम लोग टर्म दिए हैं क्लोन। उसको हम लोग क्या कहते हैं? जब आइडेंटिकल होगा तो उसको हम लोग एक नाम देते हैं क्लोन। तो ये ग्रुप में होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जैसे ये तीन है तो तीनों एक दूसरे का बोलेंगे हम लोग क्लोन। लेकिन जब एक का बात करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे रैमिट। द इंडिविजुअल मेंबर ऑफ कोलोन इज कॉल्ड रैमिट। द इंडिविजुअल मेंबर ऑफ कोलोन इज कॉल्ड रैमिट। एक चीज देखते हैं कि ये बहुत फास्ट होता है, जैसे कि एक ऑफस्प्रिंग से एक बार में 3 या 4, 2, 3, 4 पेरेंट बन जाते हैं, ये ऑफस्प्रिंग बन जाते हैं। एक पेरेंट से 3, 4 ऑफस्प्रिंग एक ही बार में बनते हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये रैपिड होता है या फास्ट होता है। इसमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट बहुत कम होता है, देयर इज लेस रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। दूसरा, मियोसिस इज जनरली एब्सेंट। क्यों कह रहे हैं मियोसिस इज जनरली एब्सेंट? बिकॉज मियोसिस कहाँ होगा? मियोसिस तो तब होगा, हम लोग जानते हैं कि मियोसिस कब होता है? जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है या जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद हम मियोसिस होता है।
तो जब यहाँ देख रहे हैं कि ना ही गैमेट का फॉर्मेशन होना है और ना ही जाइगोट का फॉर्मेशन होना है, या तो डायरेक्ट पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग बन जाएंगे। जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होना है तो मियोसिस एब्सेंट होगा। अगर मियोसिस एब्सेंट होगा तो अल्टरेशन ऑफ जनरेशन नहीं होगा, मतलब एक ही तरह के ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे। हैप्लॉइड डिप्लॉइड का कोई कंडीशन नहीं है। क्या क्या पढ़े हम लोग? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द प्रोसेस या द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच द ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व and gamete is may or may not be involved is called asexual reproduction. Then we can discuss the characteristics feature of asexual reproduction, in which we can discuss about their uniparental characteristics. Here the only one parent is involved, so called the uniparental. Next one is gamete is may or may not be involved. Third one is offspring is produced through the asexual reproduction is identical या similar to their offspring and also similar to their parent. So it's called colon, and the individual member of colon is called ramete. It is fast and also having the less requirement of energy. Then meiosis is generally absent, so the alternation of generation is absent. There is no any chance of haploid and diploid. अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें बहुत सारा टाइप्स हमने पहले लिखा था कि कौन कौन से हम लोग को पढ़ना है, जिसमें हम लोगों ने लिखा था बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, टोरुलेशन, एस्पोरुलेशन, प्लाज्मोटोमी, फ्रेगमेंटेशन, रीजेनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें हम लोग का पहला आया था क्या? बाइनरी फिजन। बाई मतलब दो, नरी मतलब एक ही बॉडी से दो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होना, इसको हम लोग कहेंगे बाइनरी फिजन। द प्रोसेस बाय विच द पेरेंट कैन डिवाइड देयर बॉडी इनटू टू डॉटर सेल, वो हम लोग बाइनरी फिजन कहते हैं। बहुत 10th में हम लोग बहुत पढ़ते आते थे अमीबा का बाइनरी फिजन कैसे होता है, एक से दो में टूटता है, कैसे होता है। तो ये हमारा कोई पेरेंटल सेल है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का, ये जनरली यूनिसेलुलर में होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का ये कोई पेरेंटल बॉडी है जो कि ग्रोथ करेगा पहले, उसके बाद डिवाइड करके टू डॉटर सेल में कन्वर्ट कर देगा, उसको हम लोग कहेंगे क्या? बाइनरी फिजन। अब अकॉर्डिंग टू प्लेन ऑफ डिवीजन, किस प्लेन से उस ऑर्गेनिज्म में या उस सेल में डिवीजन हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग टू हम लोग बाइनरी फिजन को चार कैरेक्टरिस्टिक्स में बांटते हैं, चार टाइप में बांटते हैं। पहला LBF जो लिखे हैं, इसका मतलब है हमारा longitudinal binary fission. Here the plane of division can be passed longitudinally, मतलब जो सेल है उससे longitudinally plane of division पास करेगा, तो उसको हम लोग कहेंगे longitudinal binary fission। इसका एग्जांपल होगा हमारा यूग्लिना या वर्टिसेला। अब दूसरा आता है सिंपल बाइनरी फिजन। सिंपल बाइनरी फिजन देयर इज नो प्लेन ऑफ एक्सिस, कोई प्लेन ऑफ एक्सिस कन्फाइंड नहीं होता है, मतलब किसी भी प्लेन ऑफ एक्सिस से जब सेल दो पार्ट में डिवाइड कर जाए या ऑर्गेनिज्म दो पार्ट में डिवाइड कर जाए तो वो हमारा कहलाएगा सिंपल बाइनरी फिजन। देयर इज नो फिक्स प्लेन ऑफ डिवीजन, एग्जांपल अमीबा। अब आते हैं हम लोग ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। द प्लेन ऑफ डिवीजन कैन पास ट्रांसवर्सली, देन इज कॉल्ड ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। इसका एग्जांपल होगा हमारा बैक्टीरिया या डायटम्स। अब आता है ऑब्लिक बाइनरी फिजन। ट्रांसवर्स एक्सिस से किसी भी एंगल से, ट्रांसवर्स एक्सिस से एंगल बनाते हुए कोई प्लेन ऑफ डिवीजन अगर पास करेगा तो हमारा होगा ऑब्लिक बाइनरी फिजन। मतलब ये हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस हुआ, ये हमारा प्लेन ऑफ डिवीजन हुआ। मैं ट्रांसवर्स एक्सिस से अगर एंगल बनाते हुए कोई प्लेन ऑफ डिवीजन पास कर रहा है तो हम लोग कहेंगे ऑब्लिक बाइनरी फिजन। ये जनरली किस में होता है? गोनिया यूलेक्स या डिनोफ्लेजिलेट्स। क्या क्या हम लोग पढ़े? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसमें एक पेरेंट इन्वॉल्व हो, गैमेट इन्वॉल्व हो या नहीं हो। उसके बाद हम लोग पढ़े कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसेक्सुअल, दैट इज यूनिपेरेंटल, गैमेट इज मे और मे नॉट बी इन्वॉल्व, offspring is produced genetically identical to their parent and itself. Then it's called a colon. Individual member of colon is called ramete. Fast, it is a rapid process. Energy requirement is less
meiosis is generally absent, so the alteration of generally is absent. The types of asexual reproduction in which binary fission, here the growth of the cell या organism can be happened and then the division can be happened. According to plane of division, binary fission can be divided into 4 parts: longitudinal binary fission, simple binary fission, transverse binary fission and oblique binary fission. In simple longitudinal binary fission, the plane of axis can pass longitudinally to the cell or organism to divide into 2 parts, and the example is euglena and verticella. Simple binary fission, here there is no defined plane of axis या definite plane of axis. किसी भी प्लेन ऑफ एक्सिस से जब बॉडी 2 पार्ट में डिवाइड करेगा तो वो उसको हम लोग कहेंगे सिंपल बाइनरी फिजन, मतलब अमीबा. एग्जांपल हुआ हमारा अमीबा. उसके बाद आता है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, मतलब जो प्लेन ऑफ एक्सिस है वो ट्रांसवर्सली डिवाइड करेगा किसी सेल को. एग्जांपल होगा बैक्टीरिया या डायटम्स. ऑब्लिक बाइनरी फिजन मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस से कोई एक एंगल बना के अगर प्लेन ऑफ डिवीजन पास करता है तो उसको हम लोग कहेंगे ऑब्लिक बाइनरी फिजन. एग्जांपल होगा गोनिया यूलेक्स या डिनोफ्लैजिलेट्स. तो इस क्लास के लिए इतना ही. फिर मिलते हैं अगले क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ. नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें. और इस ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे फेसबुक पेज का भी लिंक दिया हुआ है, इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, वहां भी जाके ज्वाइन करें और ताकि तुरंत अपडेट प्राप्त कर सकें. और फर्दर ऑनलाइन क्लास का भी सुविधा हमारे चैनल के माध्यम से उपलब्ध है, जो कि अभी जूम पे चल रहा है. तो ऑनलाइन क्लास से जो हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, लाइव ऑनलाइन क्लास से ज्वाइन करने के लिए ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, उससे जुड़े और वहां यूजर आईडी पासवर्ड प्राप्त कर आप जूम पे लाइव क्लास कर सकते हैं. धन्यवाद. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल.